Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of FSC second year. Students, today we are going to discuss about the lecture number 16 of the biology second year. The topic of our discussion is the Hardy-Weinberg equilibrium or the Hardy-Weinberg theorem, or sometimes it is known as the Hardy-Weinberg law. बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में बताया था जो कि एक मैट्रिक के बच्चे को भी पता होती हैं कि पॉपुलेशन क्या है, स्पीशी क्या है, जीन पूल क्या है, एलील क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव किसको बोलते हैं, हेटेरोजाइगस क्या होता है और फिक्स्ड एलील क्या होता है। ये सारी की सारी टर्म्स बेसिकली इसलिए सीखी थी कि दीज आर द बेसिस ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो बच्चों, उसी हेडिंग के साथ पॉपुलेशन, जीन पूल, एलील के साथ एक हेडिंग थी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज। क्या थी? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज। तो बच्चों, आज हम लोग उस जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट भी करेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि है क्या, बल्कि कैलकुलेट भी करेंगे बाय यूजिंग द हार्डी-वेनबर्ग लॉ और द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो बच्चों, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है ये बेसिकली आर्ग्यू करता है, बताता है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है इसको रोका जा सकता है। मतलब फलां चीज़ ना हो तो एवोल्यूशन रुक सकती है, इसके आइडिया के मुताबिक। बच्चों, एवोल्यूशन क्या थी? हम लोगों ने पढ़ा कि एवोल्यूशन बेसिकली अगर एक ऑर्गेनिज्म है, स्पीशी है, फॉर एग्जांपल ये स्पीशी ए है, इस स्पीशी ए में वक़्त गुज़रने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं और एक टाइम ऐसा आए कि ये स्पीशी दूसरी स्पीशी में बच्चों बदल जाए, ये स्पीशी बी में बदल जाए और स्पीशी बी में बदलने के बाद कुछ वक़्त और गुज़रे, ये स्पीशी सी में बदल जाए। इवन के एवोल्यूशन हमें ये बताती है कि एक बैक्टीरिया से एक ह्यूमन बन जाए। और बच्चों, ये बड़ा शॉर्टकट से बता के गया हूँ मैं। मतलब एक बैक्टीरिया से प्रोटिस्ट बने, प्रोटिस्ट से फंजाई बने, फंजाई से आगे मॉडिफिकेशन होते होते प्लांटी से एनिमेलिया, और एनिमल्स में हम आते हैं, यानी एक प्रोकैरियोट सेल से एक यूकैरियोट सेल का बनना, जैसे हमने पढ़ा, इट्स एवोल्यूशन। और ये होती है बच्चों डिफरेंट प्रोसेसेस से। वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जो एवोल्यूशन के दौरान होते हैं? बच्चों, अगर तो डीएनए में म्यूटेशन आ जाए, व्हाट इज द म्यूटेशन? म्यूटेशन इज द चेंज। म्यूटेशन बच्चों एक चेंज है, ठीक है। जिस तरह इमरान खान तब्दीली ला रहा है ना, तो म्यूटेशन एक तब्दीली है। किस में तब्दीली है? म्यूटेशन बेसिकली इट्स अ चेंज इन आवर जेनेटिक मटेरियल, हमारे डीएनए में बच्चों चेंज, ठीक है। जैसे आप लोगों ने शायद मियोसिस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होने के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, और अपने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने के बाद बच्चों वो मुख्तलिफ तरह के पीसीस को अपने साथ जोड़ते हैं, और अपने पीसीस जो हैं वो दूसरे क्रोमोसोम्स को देते हैं। मतलब डीएनए के किसी पार्ट में बच्चों तब्दीली आ जाए, इट्स अ म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन हार्मफुल भी होती हैं और ये म्यूटेशन बेनिफिशियल भी होती हैं। खैर, हार्डी-वेनबर्ग कहता है कि हम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को रोक सकते हैं अगर उसमें
कोई म्यूटेशन ना हो, मतलब एक पॉपुलेशन है 100 ह्यूमंस की, अगर उसमें बेशक करोड़ों साल गुजर जाएं, उसमें अगर म्यूटेशन ना हो तो बच्चों वो स्पीशी ए स्पीशी बी में कभी भी चेंज नहीं हो सकती। स्पीशी ए को स्पीशी बी में चेंज होने के लिए इन्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पर अपने डीएनए को चेंज करना पड़ता है, यानी उसमें म्यूटेशन आना ज़रूरी है। तो ये अगर म्यूटेशन ना हो तो बच्चों कभी भी एवोल्यूशन नहीं हो सकती। ये हार्डी और वेनबर्ग दो साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने 1908 में एक लॉ दिया था। और अगेन मैं आपको बारबर करवाऊं कि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में बच्चों नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ। ये नेक्स्ट आपके बहुत काम आएगा बच्चों, कहीं अच्छी फील्ड में चले गए तो एक तो असम्पशन ये हो गई कि अगर ये ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होती, वो दो बंदे कह रहे हैं, हार्डी और वेनबर्ग। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन नहीं हो सकती अगर माइग्रेशन ना हो, नो माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन ना हो। मतलब बच्चों एक होता है माइग्रेशन में आई से इमिग्रेशन और एक होता है ई से इमिग्रेशन। तो आई से होता है मतलब आई से इन, अंदर आना, किसी बाहर चीज़, यानी कि कोई फॉरेन कंट्री में आपका मेंबर रहता होगा, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में कोई रहता है, तो बच्चों साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों के जो जीन्स होंगे वो अलग से होंगे। जिस तरह नेग्रोज हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल अपना, उनकी रंगत है इंसान, उनकी रंगत बच्चों बहुत ज़्यादा ब्लैक। तो अगर वहाँ से एक नेग्रो चल के इन आए, ठीक है, कहाँ पे आए, पाकिस्तान में आ जाए और यहाँ पर वो अपनी नस्ल को बढ़ाना शुरू करे, तो उसकी जो नस्ल होगी बच्चे उस पर उसका इफेक्ट होगा। ठीक हो गया, यानी एक जानदार से दूसरे जानदार बनने में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आएंगी बाय द माइग्रेशन। इमिग्रेशन अगर कोई पाकिस्तान में आया तो भी, इमिग्रेशन बच्चों अगर कोई ई से, ठीक है, चले मैं आपको आसानी के लिए, एमिग्रेशन ई से है, ई से मतलब है एग्जिट, ठीक है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों, ई से एमिग्रेशन, ई से एग्जिट, आई से इमिग्रेशन, आई से इन। आई से जो इमिग्रेशन, आई से इमिग्रेशन का मतलब होगा कि इनसाइड, यानी कोई चीज़ बाहर से आ रही है, और एमिग्रेशन ई वाले से मुराद होगा कि कोई चीज़ जा रही है। तो बच्चों अगर कोई चीज़ आए या कोई चीज़ जाए उसको बोलते हैं माइग्रेशन। और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर तो माइग्रेशन हो तो एवोल्यूशन हो सकती है, लेकिन अगर माइग्रेशन ना हो तो एवोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकती। तो समझ आइए बच्चों। तीसरे नंबर पर है बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरे नंबर पर क्या है जी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बच्चों जेनेटिक जीन ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, शाबाश। ड्रिफ्ट बच्चों जिस तरह आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उस कार ने आज ड्रिफ्ट की है, यानी कि स्लिप लगाई है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन में स्लिप लगाना, इससे क्या बात समझ नहीं आई सर। तो बच्चों अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अगर गलती से जीन ऐड हो जाए, जीन्स आर एडेड या फिर रिमूव बाय चांस, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर डिफाइन किया जाए तो बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली इट्स अ चांस एडिशन और द डिलीशन ऑफ द जीन्स। ये बाई चांस जो प्रोसेस अचानक से हो जाए उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर तो पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है फिर तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, फिर तो कोई चांस से जीन ऐड हो या रिमूव हो तो बच्चों गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन साइज छोटा है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में काज लॉस ऑफ जीन्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए पॉपुलेशन साइज का बड़ा होना ज़रूरी है। बड़ा होना यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 100 पॉपुलेशन है
100 बंदों की पॉपुलेशन है तो बच्चों इसमें कितने जीन्स हैं? 100 जीन्स हैं। समझ आइए? तो इसमें बच्चों 100 जीन्स होंगे एक ट्रेट को कंट्रोल, एक सूचक को कंट्रोल करने के लिए। अगर इनमें बाई चांस एडिशन हो गई, फॉर एग्जांपल बच्चों ये 100 हैं, 100 में से मैं ये कह लेता हूँ कि जो 10 जीन्स हैं ना, 100 में से जो 10 जीन हैं उनका काम है बॉडी को ब्लैक कलर देना, और जो 90 जीन्स हैं उनका काम है बॉडी को वाइट कलर देना। ठीक है, बॉडी को ब्लैक कलर देना और वाइट कलर देना। लेकिन बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो 10 ब्लैक वाले हैं, ठीक है, जो 10 ब्लैक वाले हैं इनमें से 5 इंडिविजुअल्स मर जाएं या 5 इंडिविजुअल्स लीव कर जाएं, BLAC के 5 इंडिविजुअल्स ये लीव कर गए, तो यहाँ पर बच्चों 10 इंडिविजुअल्स ब्लैक आ गई, बहुत कम थे, वो भी 5 छोड़कर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर अब 5 बच गए हैं। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पर इस जीन के ख़त्म होने के खतरात ज़्यादा हैं। ये बड़ी पॉपुलेशन थी 100 इंडिविजुअल्स की तो बच गए। लेकिन अगर पॉपुलेशन ही 10 की होती, अगर बच्चों पॉपुलेशन स्मॉल होती और फॉर एग्जांपल इसमें 20 इंडिविजुअल होते, 20 इंडिविजुअल में से 2 इंडिविजुअल्स के पास ऐसे जीन थे जो ब्लैक कलर दें, बाकी 18 इंडिविजुअल्स के पास ऐसे थे जो वाइट दें, तो बच्चों रैंडम ड्रिफ्ट मतलब क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसा हुआ कि यहाँ से 20 में से 5 इंडिविजुअल्स मूव किए, 5 इंडिविजुअल्स में से बच्चों जिनके पास ब्लैक जीन थे वो भी चले गए और 3 वाइट वाले चले गए। हुआ क्या कि इस पॉपुलेशन पूरी में से सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे ब्लैक वाले थे, वो सारे का सारा 2 बंदे जब निकल गए यहाँ से, जो ब्लैक कलर वाली एलील्स थी वही बच्चों ज़ाया हो गई, वो ख़त्म हो गई। यही आपकी बुक में लिखा है कि इट इज़ द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स एट अ लोकस दैट अकर बाई चांस। 231 के एंड पे बच्चों लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसीज में। इन स्मॉल पॉपुलेशंस सच फ्लक्चुएशंस में लीड टू लॉस ऑफ द पार्टिकल एलील्स। स्मॉल पॉपुलेशंस में ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये लॉस ऑफ एलील्स हो जाते हैं, मतलब 2 थे 2 ही चले जाएं तो लॉस ऑफ एलील्स हो जाता है। दिस में अकर इन अ स्मॉल पॉपुलेशन व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल्स फेल टू रिप्रोड्यूस एंड देन जीन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो बच्चों वो यही कह रहे हैं कि अगर ये थोड़े थे ये मूव कर जाएं तो इससे गुजारा नहीं होता। ये अभी हम असम्पशंस पढ़ रहे हैं जो हार्डी वेनबर्ग ने कहा था। बच्चों हार्डी वेनबर्ग ने कहा कि अगर पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होती। 5 असम्पशन है, हमने 3 पढ़ी, चौथी है कि नॉन रैंडम मेटिंग अगर ना हो तो भी एवोल्यूशन नहीं होती। नॉन रैंडम मेटिंग के लिए चले मैं आपको बच्चों आर्टिफिशियल या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। बच्चों फॉर एग्जांपल 100 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन है 100 इंडिविजुअल्स की, और 100 इंडिविजुअल्स के पास मेटिंग के चांस हैं रैंडमली, वो जिसके साथ मर्जी मेट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, इसमें से 50 ह्यूमंस हैं बच्चों, ठीक है, 50 मेल हैं और 50 फीमेल हैं, तो इनके पास सबके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके साथ मेल करे, ये इसके साथ, जो मर्जी जिसके साथ मेल करे। बच्चों इसको बोलते हैं रैंडम मेटिंग, ठीक है, कि हर एक को इक्वल चांस मिले, किसी को प्रायोरिटी ना दी जाए। लेकिन यही 100 बंदों की पॉपुलेशन, इसमें से बच्चों हमने 80 निकाल लिए, वो जो बहुत खूबसूरत थे, और 80 बहुत खूबसूरत थे, इसमें बच्चों 30 क्या हैं? मेल्स हैं, 50 क्या हैं? फीमेल्स हैं। समझ रहे हो? तो ये 80 निकाले जो खूबसूरत थे, मेल और फीमेल्स, तो इन 30 को निकाल लेने से जो बेचारे बाकी 20 मेल बचे उनके चांस जाते रहे, इसको बोलते हैं नॉन रैंडम मेटिंग या फिर आर्टिफिशियल मेटिंग और द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हार्डी वेनबर्ग कह रहा है
कि अगर नॉन रैंडम मेटिंग हो, नॉन रैंडम मेटिंग यानी कि हम अपनी मर्जी ना करें, नॉन रैंडम मेटिंग ये करवाई ना, अगर ये ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होती, एवोल्यूशन को रोका जा सकता है। और एंड वाला है सिलेक्शन, एंड वाला क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब बच्चों यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन है। क्या है जी? हेयर नेचुरल सिलेक्शन। मतलब बच्चों फिर वही चलें, 100 इंडिविजुअल्स थे ना, 100 इंडिविजुअल्स के पास कुदरती तौर पर वो जो 30 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, 30 इंडिविजुअल्स थे, उनके पास बच्चों गुड जीन्स थे। क्या थे जी? गुड जीन्स थे। और जो 70 इंडिविजुअल्स थे उनके पास कौन से जीन थे? बैड जीन्स थे। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने बच्चों उन 70 बैड जीन्स वाले जो इंडिविजुअल्स थे उनको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद बचे कितने? 30। अब इन 30 जो गुड जीन्स से हैं, इनसे बच्चों सिर्फ और सिर्फ गुड जीन्स ही पैदा होंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि बैड वाले ख़त्म हो गए, गुड वाले सारे के सारे आ गए। किस वजह से? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होती। बच्चों मैंने 5 कैरेक्टर्स बताए। हार्डी वेनबर्ग ने कहा कि अगर म्यूटेशन ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होती, अगर माइग्रेशन ना हो तो एवोल्यूशन यानी स्पीशी चेंज नहीं होती, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होती, अगर बच्चों रैंडम मेटिंग नॉन रैंडम मेटिंग ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होती, अगर नेचुरल सिलेक्शन ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होती। दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉज एवोल्यूशन। तो बच्चे अगर इन 5 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी काम करे उसका मतलब ये है कि एवोल्यूशन हो सकती है। बच्चों मतलब अगर हार्डी वेनबर्ग कह रहा है नो म्यूटेशन नो एवोल्यूशन, बच्चों इफ म्यूटेशन इट्स मीन एवोल्यूशन, इफ माइग्रेशन इट्स मीन एवोल्यूशन, इफ जेनेटिक ड्रिफ्ट it mean evolution, if non-random mating it mean evolution, if नेचुरल सिलेक्शन अगर इट मीन्स एवोल्यूशन। तो बच्चों इससे मुराद ये है कि अगर ये करेक्टर्स में से एक करेक्टर भी अपना असर दिखा रहा हो तो बच्चों उसको बोलते हैं दिस काज एवोल्यूशन। मीन दीज फैक्टर्स, ये 5 के 5 फैक्टर्स कैन इफेक्ट जीन फ्रीक्वेंसीज। तो बच्चों पॉपुलेशंस जब चेंज होती हैं ना तो असल में बच्चों उनके अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मेकअप, उनके अंदर पाए जाने वाले जीन की फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं तो वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे पूरी दुनिया में पाए जाने वाले ह्यूमंस एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन बच्चों अगर आप इनमें डिफरेंसेस देखो तो एशिया में पाए जाने वाले बंदे और अमेरिका में पाए जाने वाले बंदों की रंगत जो है वो और, यूरोप में पाए जाने वाले बंदों की रंगत और बच्चों यूएसए में पाए जाने वाले जो अंग्रेज़ हैं उनकी रंगत और। तो ये सारी की सारी बेसिकली जो चेंजेस हैं दीज आर द एवोल्यूशंस, दीज आर द चेंजेस। एवो का मतलब चेंज, तो ये चेंज है। ले भाई अगर तो यहाँ तक पता चल गया है तो अब आप लोगों के लिए सिर्फ 2 मिनट का काम होगा हार्डी वेनबर्ग को समझना। हार्डी वेनबर्ग बताता है ये जो लॉ है इसके मुताबिक कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स, frequencies of alleles and genotypes in a population's gene pool, in a population's gene pool remain constant, कि उसमें कोई चेंज नहीं आती। कब तक? जब तक unless acted upon by agents, जब तक उन पर कोई एजेंट काम ना करे। हाँ अगर 2 हो तो उनकी खैर है। वो कौन से हैं? अदर देन एक बच्चों सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन एंड दूसरा क्या है बच्चों?
एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन। रैंडम फर्टिलाइजेशन। बच्चों हार्डी वेनबर्ग ने उस 5 एजेंट्स को डिनाई किया है, उन 5 एजेंट्स को डिनाई किया है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन। इस 2 को उसने छूट दी है। मतलब जब बच्चों पेरेंट्स से, जो आप लोगों को पता है, अब बेसिकली ना आप लोगों ने चैप्टर नंबर 22 नहीं पढ़ा हुआ, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये उसको हिट कर रहा है। ठीक है, वो जब तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसकी समझ थोड़ी मिल आएगी, लेकिन बच्चों इंशाल्लाह वो भी हमने करना ही है ना। तो इसको आप समझो बच्चों, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन क्या होती है? जब पेरेंट्स, एक मेल होता है, चले मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ बच्चों, एक मेल होता है, एक फीमेल यानी मदर होती है और एक फादर होता है। ठीक हो गया। तो बच्चों मदर का जो एग जो होता है, ठीक है, और मेल का स्पर्म होता है। तो ये बेसिकली 23 इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको आप लोगों ने हैप्लॉइड पढ़ा था। डिप्लॉइड में 46 होते हैं। तो इसमें से भी एक कॉपी, इसमें से भी एक कॉपी आके मिलती है, तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो बच्चों इन दोनों से जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। और दूसरे नंबर पर रैंडम फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई ख़ास किस्म के पेयर्स की फर्टिलाइजेशन हम नहीं करवा रहे, मेटिंग नहीं करवा रहे, बल्कि रैंडम हो रही है। तो हार्डी वेनबर्ग कहते हैं कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के दौरान जब होमोलोगस क्रोमोसोम कियास्मेटा फॉर्मेशन करके सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, एक तो प्रोसेस वो, दूसरे नंबर पर रैंडम फर्टिलाइजेशन, अगर ये 2 प्रोसेसेस हों तो इनकी खैर है, इनकी वजह से एवोल्यूशन नहीं होती, इनकी वजह से इतना चेंज नहीं आता कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी चेंज हो जाए। और नहीं समझे? और बच्चों फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 2 क्रोमोसोम है, एक फादर का है मेल और एक मदर का है, उसको हम लिख देते हैं फीमेल। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। इस पर एक क्रोमोसोम ये है टी, एक कैपिटल ए है। फीमेल यानी मदर में एक स्मॉल ए है, एक स्मॉल टी है। वो कह रहे हैं कि अगर सेक्सुअल कॉम्बिनेशन हुई, यानी इन दोनों ने आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज किए और नया क्रोमोसोम इस तरह का बन गया, उसमें स्मॉल टी आ गया, ये वाला करेक्टर, और उसमें कैपिटल ए आ गया, स्मॉल ए नहीं, उसमें कैपिटल ए आ गया। ये देखें, यानी ये क्रोमोसोम फादर का, इसमें कैपिटल टी कैपिटल ए, इसमें स्मॉल टी स्मॉल ए। इन दोनों ने जब आपस में क्रॉसिंग ओवर की तो एक ऐसा क्रोमोसोम बना जो इन दोनों से डिफरेंस था। लेकिन बच्चों है तो इन्हीं में से ना, मतलब टी और ए और स्मॉल टी और स्मॉल ए में से ही ये 2 है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये चेंज स्पीशी ए को स्पीशी बी में नहीं कर सकती। ये जो शफलिंग है, इससे न्यू स्पीशी नहीं बन सकती। ये सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो है, इससे न्यू स्पीशीज नहीं बन सकती। बच्चों न्यू स्पीशी जब बनेगी तो वो पूरे के पूरे जीनोम को चेंज करने से या फिर मोर देन 30% म्यूटेशन से बनती है, जो हार्डी वेनबर्ग ने असम्पशन दी थी। लें जी, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन हमें क्या कहती है? ये बच्चों बेसिकली हमारा टॉपिक जो है, यूँ कह लें कि हमारा जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो बच्चों हार्डी वेनबर्ग की 2 इक्वेशन है। एक कहता है ये P + Q = 1 होना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये कहता है कि P² और 2PQ और Q² ये भी सारे का सारा जब हम ऐड करें तो = 1 होना चाहिए। ठीक है, ये जो 1 है बच्चों, इसका क्या मतलब है? ये जो 1 है बेसिकली यही एक प्रॉब्लम है, और ये बच्चों MSc की क्लास बंदा पढ़ जाता है और उसके बाद इस 1 की समझ नहीं आती। सही है, तो बच्चों P + Q क्या है और 1 क्या है, हमने इसको देखना है। तो बच्चों सबसे पहले P क्या है? P बेसिकली ये भी एलील्स के लिए है, Q भी एलील के लिए है। तो बच्चों ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स नहीं, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है।
एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर बच्चों छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको जीन्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोनों क्रोमोसोम्स के पास यहाँ पर एक ऐसा जीन है जिसके पास एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। बच्चों समझ रही हो ना, एक जीन के पास कितने एलील होते हैं? 2 एलील। एक डोमिनेंट होता है, उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और एक रिसेसिव होता है बच्चों, उसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो हार्डी वेनबर्ग में बच्चों जहाँ जहाँ पर डोमिनेंट एलील्स की बात आएगी वहाँ वहाँ पर क्या आएगा? पी आएगा। पी बेसिकली रिप्रेजेंट टू द डोमिनेंट एलील, ये डोमिनेंट एलील को शो करेगा। और क्यू जहाँ जहाँ पर रिसेसिव आएगा बच्चों वहाँ वहाँ पर क्यू आएगा, तो क्यू रिसेसिव एलील को जाहिर करेगा। इसी तरह बच्चों अब हम देखते हैं कि 1 क्या है। 1 बच्चों अगर पूरी पॉपुलेशन है, 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में हम यूं कंसिडर कर लेते हैं कि जीन नंबर 3 है, 1 2 3 हमने एक लाइन दी, ये फॉर एग्जांपल जीन नंबर 3 है। जब हमने 100 के 100 पॉपुलेशंस का क्रोमोसोम देखा, उसमें जीन नंबर 3 देखा, उस जीन नंबर 3 में सारी पॉपुलेशन में बच्चों यही एलील थे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। और ये कैपिटल ए और स्मॉल ए बच्चों एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे थे, और वो था स्किन का कलर। वो क्या था? स्किन का कलर। मतलब अगर हमें पता चल जाए ये कैपिटल ए जो है बच्चों, ये स्किन के कलर को बेसिकली चलें आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ कि कैपिटल ए जो है ये स्किन को कलर दे रहा है बच्चों रेड, और स्मॉल ए जो है ये स्किन को कलर दे रहा है वाइट। ठीक है, अब हमने बच्चों जब पॉपुलेशन देखी, 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन देखी, और उसमें हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जीन नंबर 3 100 के 100 बंदों में कलर कोई कंट्रोल कर रहा है। ये लहदा बात है, कोई रेड है कोई वाइट है। तो बच्चों जब हम ये जान लेते हैं कि एक पॉपुलेशन अगर 100 है फॉर एग्जांपल, ठीक है 100 है, 100 में जो रेड वाले हैं वो कितने हैं भाई? 80 हैं। 100 में रेड वाले कितने हैं? 80 हैं। तो हमें ऑफ कोर्स पता चल जाएगा, तो जो बाकी फ्रीक्वेंसी है हम उसकी निकाल लेंगे। जो वाइट वाले हैं वो ऑफ कोर्स कितने बचेंगे? 20 ही बचेंगे ना। तो बच्चों ये 80 प्लस 20 इक्वल टू 100 हो जाएगा। और हार्डी वेनबर्ग कहता है कि P प्लस Q, ये P कैपिटल P स्मॉल p, और ये बच्चों Q, और ये भी याद रखना है कि P और Q को हमेशा बच्चों आपने स्मॉल लेटर से शो करना है, स्मॉल लेटर से शो करना है। तो बच्चों ये 100 से मुराद ये है कि अगर हम एक जीन लें पूरी पॉपुलेशंस में, उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहें, तो बच्चों वो एक जीन पर मौजूद एक लोकस की फ्रीक्वेंसी को देखकर हम पूरे क्रोमोसोम्स पर मौजूद जीन्स की फ्रीक्वेंसीज को निकाल सकते हैं। इफ़ मतलब नहीं समझ आई बच्चों? मतलब अगर P है, स्मॉल p है 0.8, तो आप मुझे ये बताओ Q कितना हो सकता है? चलिए आप बताओ, ये थोड़ा सा मैथमेटिक भी है बच्चों। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है, 1.1 भी नहीं होना चाहिए। अगर P इज इक्वल टू 0.8 है तो अंडरस्टूड है Q इज इक्वल टू 0.2 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। और समझ आया? और बच्चों P प्लस Q इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कि P 1 माइनस P इज इक्वल टू Q एंड 1 माइनस Q इज इक्वल टू P। बिल्कुल नहीं समझ आई है? चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ। बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस P इज इक्वल टू Q होना चाहिए। यानी 1 यहाँ पर हमने लिखा,
यहाँ पर माइनस पी क्या था 0.8, ठीक है। 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू। 1 से -8 निकाला, कितने बच गए -2, 0.2। तो ये 0.2 इज इक्वल टू क्यू था बच्चों। यही तो मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए बच्चे। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बच्चों ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है पी स्क्र प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्र, उसमें ये हमें क्या बताना चाहता है बच्चों। इसकी दूसरी इक्वेशन है कि पी स्क्र प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपकी बच्चों बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था बच्चों। इसके बारे में आप सुन लो। वो कह रहे हैं कि अगर एक फॉर एग्जांपल वाइल्ड फ्लावर की पॉपुलेशन है, वाइल्ड फ्लावर है, उसमें 500 प्लांट्स हैं। 500 प्लांट्स का मतलब ये है कि उसमें बच्चों 1000 एलील्स हैं। उसमें क्या है 1000 कॉपीज ऑफ जीन्स, मतलब उसमें 1000 एलील्स हैं। वो समझ आ रही है बच्चों। अगर उसमें ये फॉर एग्जांपल 500 प्लांट्स हैं, उन 500 प्लांट में से 20 है वो वाइट फ्लावर्स, उनमें से 20 के जो फ्लावर्स हैं वो क्या हैं वाइट हैं, सफ़ेद हैं। और बिकॉज दे आर होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव एलील, क्योंकि वो रिसेसिव एलील रखते हैं। इससे ऊपर बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले यहाँ से आओ आप लोग कि लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। इमेजिन अ वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन विद 2 वेराइटीज कॉन्ट्रास्टिंग इन कलर, यानी कि एक फ्लावर है उसकी 2 वेराइटीज़ हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं एक कलर है उसका पिंक, पिंक को कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर कैपिटल ए, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये डोमिनेंट है, कैपिटल ए डोमिनेंट होता है ओवर एन एलील फॉर वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर को कंट्रोल कर रहा है स्मॉल ए। ये समझ आई है, कैपिटल कंट्रोल कर रहा है पिंक को, और जो स्मॉल है बच्चों वो कंट्रोल कर रहा है किसको, वो वाइट फ्लावर को कंट्रोल कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर 500 प्लांट्स हों और 20 के पास वाइट फ्लावर्स हों, बिकॉज दे आर होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव एलील, देयर जीनोटाइप इज स्मॉल ए। और 480 प्लांट्स फिर कौन से हो गए हमारे पास, पिंक हो गए। हमारे पास पिंक प्लांट्स आ गए, फ्लावर्स, और उन पिंक में से 320 होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी वो कैपिटल ए है। और उनमें से 160 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं, मतलब हेट्रो के मुताबिक बच्चों उनके पास डोमिनेंट भी है, उनके पास रिसेसिव भी है। तो 160 अगर हेट्रोजाइगस हों, 160 प्लांट हेट्रोजाइगस हों, तो इनमें एलील्स कितने बनते हैं बच्चों, 160 ज़रब 2 320। तो 320 एलील्स इनके पास हैं, 320 एलील्स इनके पास हैं। और बच्चों ये जो प्लांट्स थे जो 320 थे, 320 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 640 एलील्स इनके पास हैं। और बाकी ये बच्चों जो बचे थे 40 एलील इनके पास हैं। जब आप लोग ऐड अप करोगे 640 को, 320 को, 40 को, तो ये एक 1000 बनेगा। यानी 500 प्लांट की पॉपुलेशन में 1000 एलील्स अवेलेबल हैं। और जब बच्चों उनकी फ्रीक्वेंसीज देखी गई, 640 को जब डिवाइड किया गया 100 पर, तो उन्होंने कहा कि 0.64 फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की है, 0.32 फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की है, और 0.04 होमोजाइगस रिसेसिव की है। तो अब ये कैपिटल ए का मतलब बच्चों क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों कैपिटल ए और कैपिटल ए को शो करना है पी से, किससे, पी से। तो कैपिटल ए 2p हैं, तो पी स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों स्मॉल ए ये स्मॉल शो करता है क्यू को, तो क्यू का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये हेट्रोजाइगस, यानी इसमें कैपिटल बी इसका मतलब पी, इसमें स्मॉल बी इसका मतलब क्यू। तो बच्चों पी क्यू, और ये पी क्यू के साथ हमने लगाना है 2pq। वो कह रहे हैं कि जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारा आंसर आएगा 1। जैसे पी स्क्वायर है इट्स अ 0.64, ठीक है, क्यू स्क्वायर है
इट्स अ पॉइंट बेसिकली 04 और 2PQ है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो P, ठीक है, समझ आ रही है, P और Q 0.04। बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इन सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड करोगे, इसका आंसर 1 आएगा। तो बच्चों ये बेसिकली हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका मतलब बच्चों ये है कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे P प्लस Q का स्क्वायर लेंगे तो भी ये 1 के बराबर आएगा। बच्चों इसके अलावा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया, ये लेंगे तब भी ये इज इक्वल टू 1 ही आएगा। और 1 शो करता है कि बच्चों जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज हैं पॉपुलेशंस में वो 100% हैं, वो 100% होती हैं एक लोकस की। फॉर एग्जांपल अगर वही बात पीछे वाली की, अगर एक जीन है उस पर एक लोकस है और उस लोकस में से आप लोगों को 100 पॉपुलेशन है, उसमें से आपको पता चल गया कि 80 जो है पिंक को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है 20 वाइट को कंट्रोल कर रहे होंगे, और 80 और 20 इज इक्वल टू 100, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 1। तो बच्चों ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस टॉपिक को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।